चलिए इस पूरी कहानी को ना एक मजेदार इमेज से शुरू करते हैं। हाँ बताइए। सोचिए, एक स्टेज है, उस पर दुनिया के सबसे बेहतरीन म्यूजिशियंस बैठे हैं, ठीक है। लेकिन उनका कोई कंडक्टर ही नहीं है। अच्छा। तो वायलिन वाला अपनी धुन में है, पियानो वाला कुछ और बजा रहा है। नतीजा क्या होगा? शोर, कान फाड़ने वाला शोर। संगीत तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, हमारा चमचमाता हुआ कंप्यूटर भी बिना कंडक्टर के बस वैसा ही है। सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, ये सब हैं तो बेहतरीन संगीतकार, पर इन्हें साथ में कैसे काम करना है ये इन्हें नहीं पता। हाँ, और वो कंडक्टर जो इस पूरे शो को चलाता है वही है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ओएस। तो आज की हमारी बातचीत इसी खामोश, अदृश्य लेकिन सबसे जरूरी किरदार के बारे में है। हाँ, आज हम यही समझेंगे कि कैसे हमारा एक छोटा सा क्लिक हार्डवेयर की दुनिया में खूबसूरत सिम्फनी बन जाता है। बिल्कुल, हमारे पास कुछ वीडियो लेक्चर्स और डायग्राम्स भी हैं जिनकी मदद से हम इस अदृश्य परत को उधेड़ कर देखेंगे। तो मिशन ये है कि पर्दे के पीछे ये ओएस क्या क्या करतब दिखाता है ना? हाँ, जो हमारे अनुभव को इतना आसान बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर किसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझाना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? क्या ये बस वो विंडोज की स्क्रीन है जो हमें दिखती है? नहीं, वो तो बस उसका चेहरा है, एक छोटा सा हिस्सा। अच्छा। असल में ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूं समझिए कि हमारे और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच एक पुल का काम करता है। एक पुल? मतलब हम सीधे हार्डवेयर से बात नहीं करते? कभी नहीं। हम यूजर ओएस को बताते हैं कि हमें क्या चाहिए और फिर ओएस हार्डवेयर से वो काम करवाता है। वो एक मैनेजर भी है, एक ट्रांसलेटर भी। और ट्रैफिक पुलिस वाला भी? हाँ, वो भी। ये सोचना भी अजीब है कि अगर ओएस ना होता तो क्या होता? क्या मैं अपनी फाइल भी सेव नहीं कर पाती? आप कर पाती, लेकिन उसके लिए आपको एक इंजीनियर बनना पड़ता। मतलब सोचिए, सिर्फ एक गाना बजाने के लिए आपको पहले एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ता। बाप रे। हाँ, जो कंप्यूटर को बताता कि हार्ड डिस्क के किस कोने से डेटा उठाना है, उसे रैम में कहाँ रखना है, फिर साउंड कार्ड को सिग्नल कैसे भेजना है। हर छोटे से काम के लिए इतनी मेहनत? हर छोटे काम के लिए कंप्यूटर चलाना एक फुल टाइम जॉब बन जाता। तब तो इसे कुछ गिने चुने लोग ही इस्तेमाल कर पाते। तो इसका मतलब ओएस का सबसे पहला मकसद था चीजों को आसान बनाना। बिल्कुल। पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य था सुविधा, कन्वीनियंस। अच्छा। कंप्यूटर को इतना आसान बना देना कि कोई भी उसे इस्तेमाल कर सके। और इसी सोच ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को बादशाह बनाया। हाँ, बादशाह बनाया। एक वक्त था जब दुनिया के करीब 95% कंप्यूटर पर विंडोज ही चलता था। क्योंकि वो आसान था। हाँ, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर को एक अप्लायंस बना दिया, एक ऐसी चीज जो बस काम करती है, आपको उसके अंदर झांकने की जरूरत नहीं। लेकिन आज तो तस्वीर काफी बदल गई है। अब लोग लिनक्स की बात करते हैं, मैक ओएस की बात करते हैं। तो क्या अब लोगों को सिर्फ सुविधा नहीं चाहिए? सही पकड़ा। समय के साथ प्राथमिकताएं बदली। सुविधा के साथ साथ एक नया शब्द आया, थ्रूपुट। थ्रूपुट, इसका क्या मतलब है? यानी एक तय समय में कितना ज्यादा काम निपटाया जा सकता है। लोगों को अब रफ्तार चाहिए थी, कुशलता चाहिए थी। अच्छा, और यहीं पर लिनक्स जैसे ओएस आ गया है? हाँ, ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं था, ये सोच का बदलाव था। विंडोज था बंद दरवाजों के पीछे का जादू, और लिनक्स एक खुली हुड वाली इंजीनियरिंग जैसा, जो आपको पूरा कंट्रोल देता है। बिल्कुल। तो ये लड़ाई आसान जादू और पूरे कंट्रोल के बीच की थी। यह सुनकर तो लगता है कि ओएस एक साथ कई मैनेजरों का काम कर रहा है। तो चलिए इसके कामों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ, इसके मुख्य कामों को हम 5 बड़े हिस्सों या कह लीजिए स्तंभों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्तंभ क्या है? पहला और सबसे बड़ा है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट। ओएस एक सख्त गवर्नर की तरह है। कंप्यूटर के सारे संसाधन, सीपीयू का समय, रैम की जगह, प्रिंटर, ये सब ओएस की जागीर हैं। अच्छा। वो तय करता है कि किस प्रोग्राम को कौन सा संसाधन मिलेगा और कितनी देर के लिए, खासकर सर्वर जैसी जगहों पर जहां सैकड़ों लोग एक ही मशीन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल, वहां ओएस ही ये पक्का करता है कि कोई एक यूजर सारा मक्खन न खा जाए। ठीक है, तो वो संसाधनों का बंटवारा करता है। दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा है प्रोसेस मैनेजमेंट। और ये बहुत दिलचस्प है। बताइए। जब हम एक ही समय पर गाना सुन रहे होते हैं, कुछ डाउनलोड कर रहे होते हैं और टाइपिंग भी, तो हमें लगता है सब एक साथ हो रहा है। हाँ बिल्कुल। पर सच तो ये है कि एक सिंगल सीपीयू एक बार में एक ही काम कर सकता है। क्या? हाँ, ओएस इतनी तेजी से इन कामों के बीच स्विच करता है, कुछ मिलीसेकंड गाने को, अगले कुछ मिलीसेकंड डाउनलोड
होता हुआ महसूस होता है। अरे वाह! यहीं पर एक और मजेदार बात है। एक प्रोग्राम जैसे कोई .exe फाइल, वो एक बेजान कोड है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करते हैं वो एक प्रोसेस बन जाता है, एक जीता जागता चलता फिरता काम। तो ओएस इन जीते जागते कामों की भीड़ को संभालता है। अब तीसरा स्तंभ, स्टोरेज। हाँ, तीसरा है स्टोरेज मैनेजमेंट। इसे आप कंप्यूटर का स्थायी आर्काइव या लाइब्रेरियन समझ सकते हैं। लाइब्रेरियन? हाँ, ये हार्ड डिस्क या एसएसडी को मैनेज करता है। आप तो बस सेव बटन दबाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ओएस तय करता है कि उस डेटा को हार्ड डिस्क के हजारों छोटे छोटे हिस्सों में से कहां रखना है, ताकि बाद में वो उसे आसानी से ढूंढ कर ला सके। एग्जैक्टली। विंडोज में NTFS और लिनक्स में ext4 जैसे फाइल सिस्टम यही लाइब्रेरियन का काम करते हैं। और चौथा मेमोरी मैनेजमेंट होगा, यानी रैम का मैनेजमेंट। मैंने सुना है ये बहुत पेचीदा होता है। बिल्कुल। चौथा स्तंभ है मेमोरी मैनेजमेंट, या इसे स्वैपिंग की कला भी कह सकते हैं। स्वैपिंग की कला? हाँ, रैम कंप्यूटर की वर्क डेस्क की तरह है, तेज लेकिन जगह सीमित है। और जब हम बहुत सारे प्रोग्राम खोल लेते हैं तो ये डेस्क भर जाती है और कंप्यूटर धीमा हो जाता है। हम सब ने महसूस किया है जब 20 ब्राउजर टैब खुले हों। हाँ बिल्कुल। बस उसी वक्त आपका ओएस पर्दे के पीछे पागलों की तरह स्वैपिंग कर रहा होता है। वो क्या करता है? वो देखता है कि कौन सा प्रोग्राम अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसे उठाकर अस्थायी तौर पर हार्ड डिस्क पर रख देता है और रैम में नए जरूरी काम के लिए जगह बनाता है। अच्छा, इसी अदला बदली को मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। हाँ, मेमोरी किसे देनी है और किससे वापस लेनी है, यही है मेमोरी मैनेजमेंट। और पांचवा और आखिरी स्तंभ, जो शायद सबसे जरूरी है, सुरक्षा। हाँ, पांचवा स्तंभ है सुरक्षा और गोपनीयता, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ओएस आपके डिजिटल किले का पहला पहरेदार है। आपका लॉगिन पासवर्ड इसी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। विंडोज इसके लिए कैरबरोस जैसे बहुत उन्नत प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है, लेकिन इसकी एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो क्या है? उसे कहते हैं प्रोसेस आइसोलेशन। एक मिनट, प्रोसेस आइसोलेशन मतलब प्रक्रियाओं को एक दूसरे से अलग रखना। एकदम सही। ओएस हर प्रोसेस के चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देता है। इसका फायदा? इसका मतलब है कि आपका वेब ब्राउजर आपके वर्ड डॉक्यूमेंट की मेमोरी में झांक नहीं सकता। अच्छा। और ना ही कोई वायरस सीधे आपके सिस्टम की जरूरी फाइलों में घुस सकता है। हाँ, हर कोई अपनी सीमा में रहता है। लेकिन हम सबने तो कभी न कभी वो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ देखी है, तो इसका मतलब ये आइसोलेशन हमेशा काम नहीं करता। बहुत बढ़िया सवाल। यहीं पर यूजर मोड और कर्नल मोड का कॉन्सेप्ट आता है। ये क्या होता है? सोचिए, ओएस के 2 लेवल हैं। यूजर मोड बाहरी लेवल है, जहां हमारे सारे एप्लीकेशंस जैसे ब्राउजर, गेम्स वो चलते हैं। ठीक है। अगर यहां कोई ऐप क्रैश होता है तो ओएस उसे वहीं खत्म कर देता है, बाकी सिस्टम सुरक्षित रहता है। अच्छा। लेकिन कुछ बेहद जरूरी काम जैसे हार्डवेयर से सीधे बात करना, ओएस अपने कर्नल मोड में करता है, जो सिस्टम का सबसे सुरक्षित अंदरूनी हिस्सा है। तो अगर वहां गड़बड़ी हो गई? अगर किसी वजह से, जैसे किसी खराब ड्राइवर की वजह से कर्नल मोड में गड़बड़ी हो जाए, तो ओएस के पास सिस्टम को बचाने के लिए उसे रीस्टार्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। और वही है हमारी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। हाँ, ये ओएस के कहने का तरीका है कि मेरे दिमाग में ही गड़बड़ी हो गई है, मुझे सब कुछ बंद करके फिर से शुरू करना होगा। समझ गई। तो जब तक गड़बड़ी बाहरी लेवल पर है, सब सुरक्षित है, लेकिन अगर कोर में ही दिक्कत आ गई तो खेल खत्म। अच्छा, आपने कहा कि ये सब बातचीत सिस्टम कॉल्स के जरिए होती है। हाँ, यही वो कड़ी है जो सब कुछ जोड़ती है। तो ये हर चीज की जड़ है। मतलब जब मैं अपने माउस से किसी आइकॉन पर डबल क्लिक करती हूँ तो मैं असल में विंडोज को एक सीक्रेट कोड भेज रही हूँ। हाँ बिल्कुल, हर क्लिक, हर की प्रेस, ये सब पर्दे के पीछे सिस्टम कॉल्स में बदल जाते हैं। जैसे जब आप फाइल सेव करते हैं तो आपका वर्ड प्रोसेसर ओएस को राइट नाम की एक सिस्टम कॉल भेजता है। जब फाइल खोलते हैं तो ओपन कॉल जाती है। वाह, ये पर्दे के पीछे एक बहुत ही सोची समझी जुगलबंदी की तरह है। बिल्कुल। एप्लीकेशन यूजर से हमारी भाषा में बात करता है, लेकिन ओएस से अपनी खास भाषा में, यानी सिस्टम कॉल्स के जरिए। तो अब मैं उस सवाल पे वापस आती हूँ जो मेरे मन में घूम रहा है। ये सब करने के लिए दिमाग तो एक ही है, हमारा सीपीयू। एक अकेला दिमाग एक ही वक्त में इतने सारे काम कैसे कर लेता है? ये जादू नहीं, बल्कि बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग है। और इसका जवाब 2 रणनीतियों में छिपा है, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग। एक वर्कहॉर्स अप्रोच और दूसरी जगलर अप्रोच। हाँ बिल्कुल। ये मजेदार लग रहा है। पहले वर्कहॉर्स यानी मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में बताइए। मल्टी प्रोग्रामिंग का उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था। क्या? सीपीयू को 1 सेकंड के लिए भी खाली नहीं बैठने देना। ये एक नॉन प्रीएम्प्टिव तकनीक है। नॉन प्रीएम्प्टिव? हाँ। मतलब सीपीयू से काम छीना नहीं जा सकता। हाँ,
सीपीयू एक प्रोसेस मान लीजिए P1 को पकड़ता है और तब तक उसे करता रहता है जब तक P1 खुद ना कह दे कि मुझे अभी किसी फाइल का इंतजार है, मैं रुक रहा हूं। और जैसे ही P1 रुकता है, सीपीयू तुरंत दूसरे प्रोसेस P2 को पकड़ लेता है ताकि वो खाली ना बैठे। इसे समझने के लिए हमारे एक स्रोत में शिक्षक और छात्रों का एक बहुत अच्छा उदाहरण था। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए क्लास में 10 छात्र हैं और हर किसी के पास 5 सवाल हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में शिक्षक यानी सीपीयू पहले छात्र के सभी 5 सवाल हल करेगा, फिर दूसरे के पास जाएगा। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि 10वें छात्र को अपनी बारी के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, मतलब रिस्पॉन्स टाइम बहुत खराब होता होगा। एकदम सही। और इसी समस्या को सुलझाने के लिए जगलर अप्रोच यानी मल्टीटास्किंग आई। टाइम शेयरिंग। हाँ, टाइम शेयरिंग भी कहते हैं। और इसका मुख्य लक्ष्य था रिस्पॉन्स टाइम को बेहतर बनाना। ये एक प्रीएम्प्टिव तकनीक है। मतलब इसमें काम छीना जा सकता है? बिल्कुल। इसमें ओएस हर प्रोसेस को चलाने के लिए एक छोटा सा फिक्स समय तय कर देता है, जिसे टाइम स्लाइस कहते हैं। तो उसी शिक्षक वाले उदाहरण में अब क्या होगा? अब शिक्षक यानी सीपीयू पहले छात्र के सिर्फ 2 सवाल हल करेगा और जैसे ही टाइम स्लाइस खत्म होगा वो उसे वहीं छोड़कर तुरंत दूसरे छात्र के पास जाकर उसके 2 सवाल हल करेगा। हाँ, फिर तीसरे के, और इसी तरह वो 10वें छात्र तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। इससे हर छात्र को लगता है कि उस पर ध्यान दिया जा रहा है और उसका काम आगे बढ़ रहा है। हमारे सारे आधुनिक कंप्यूटर और स्मार्टफोन इसी मल्टीटास्किंग पर काम करते हैं। 1 मिनट, लेकिन इस तरह बार बार एक काम से दूसरे काम पर कूदने में कुछ समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं होती होगी? शानदार सवाल, आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। मतलब शिक्षक जब एक छात्र से दूसरे पर जाता है तो उसे याद करना पड़ता है कि पहले वाले को कहाँ छोड़ा था। हाँ, इस एक काम से दूसरे काम पर स्विच करने की प्रक्रिया को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं, और इसमें वाकई कुछ समय और सीपीयू की पावर लगती है। तो ये एक तरह का ओवरहेड है। बिल्कुल। अगर टाइम स्लाइस बहुत छोटा रख दिया जाए तो सीपीयू अपना ज्यादातर समय सिर्फ कूदने में ही लगा देगा, असल काम कम हो पाएगा। और अगर बहुत बड़ा रख दिया तो वो मल्टी प्रोग्रामिंग जैसा ही बन जाएगा। हाँ, और रिस्पॉन्स टाइम खराब हो जाएगा। तो एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम वही है जो इस टाइम स्लाइस का सही संतुलन खोज सके। तो कुल मिलाकर ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि एक बेहद जटिल ऑर्केस्ट्रा का मास्टर कंडक्टर है। हाँ, जो संसाधनों का बंटवारा करता है, सैकड़ों प्रक्रियाओं की बाजीगरी करता है, हमारी सुरक्षा करता है, और ये सब पर्दे के पीछे इतनी खामोशी से करता है ताकि हमें एक आसान और तेज डिजिटल अनुभव मिल सके। ये वो अदृश्य शक्ति है जो हमारे क्लिक्स को हकीकत में बदलती है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प विचार की ओर ले जाता है जो सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित नहीं है। अच्छा। शेड्यूलिंग और संसाधन प्रबंधन के ये सिद्धांत हमारी अपनी जिंदगी पर भी लागू होते हैं। मतलब कैसे? जरा सोचिए, एक इंसान अपने सीमित संसाधनों जैसे समय, ध्यान और ऊर्जा और अपने अनगिनत कामों का प्रबंधन कैसे करता है? क्या किसी का व्यक्तिगत ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग जैसा है, जहां वो एक बार में एक बड़ा काम पूरी तरह से खत्म करके ही दूसरा शुरू करता है? या फिर मल्टीटास्किंग जैसा, जहां कई छोटी छोटी चीजों के बीच लगातार बाजीगरी की जाती है? थोड़ा ऑफिस का काम, फिर सोशल मीडिया, फिर घर का काम। आपके काम करने का तरीका इन दोनों में से कौन सी